हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग बीए के होम साइंस के सिलेबस में जो पाचन तंत्र का चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे कि पाचन तंत्र क्या है और इसकी हमारी बॉडी में वैल्यू क्या है। देखिए, किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें स्वतः भी पहले स्वयं से ये प्रश्न करना चाहिए कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी हमारे लिए उपयोगिता क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इसे हमें पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है। तो जहाँ तक बात पाचन तंत्र की हम करें तो हमारी जो पूरी दुनिया है ना, वो हमारे पाचन तंत्र के इर्द गिर्द ही घूमती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरीके से एक घर की रानी रसोई होती है, यानी कि जिस घर में घर का किचन जितनी अच्छी तरीके से मेंटेन है, जितनी अच्छी तरीके से सजाया गया है, व्यवस्थित किया गया है, वो परिवार उतनी ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को खुशहाल बना पाता है, सुखी जीवन जीने का एहसास कर पाता है। ठीक उसी प्रकार जो पाचन संस्थान है यह भी हमारे शरीर में कुछ इसी प्रकार की महत्ता को रखता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ, जिससे आपको आज ज्ञात हो जाएगा कि अगर हमारा पाचन संस्थान हमारे शरीर में समुचित रूप से क्रियान्वित नहीं है तो हमारा कोई भी संतुलन, हमारी कोई भी व्यवस्था, हमारा कोई भी कार्य हमारे किसी भी काम आने वाला नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पर। देखिए, आप सभी को पता है ना कि इंसान जीवन में मेहनत करता है तो किस लिए करता है। आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? यही सोच के कर रहे हो कि आने वाले समय में हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, हमारे पास अच्छा पैसा होगा, हमारा अच्छा आर्थिक स्तर होगा, हम अच्छे सामाजिक स्तर का जीवन जी पाएंगे, हम स्वतंत्र रूप से अपने पैसे को खर्च करने की क्षमता रखेंगे, जो चाहेंगे वो खरीदेंगे, जो चाहेंगे जैसी लाइफ स्टाइल चाहेंगे वैसा जिएंगे। अगर ये सोच नहीं है तो हमें पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। क्या ज़रूरत है पैसे की? वैसे भी इंसान घर में जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो परिवार के सदस्य पूरी कर रहे हैं। तो अगर आपकी स्वतंत्र कोई सोच नहीं है तो फिर तो आपके पढ़ने का कोई मतलब हुआ नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ पर अपनी बात रखते हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम ये समझ करके करते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। तो जब हम सब मिलाकर हमारे सारे काम के पीछे जब हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं तो आखिर में बात सुख और सुकून की आती है। और सुख और सुकून क्या है? अपने घर में अपने द्वारा अर्जित किए गए धन से 2 वक्त का संतुलित भोजन प्राप्त करना और एक स्वस्थ जीवन जीना, यही एक मानव की क्या है? परिकल्पना है, उसकी सोच है, उसका लक्ष्य होता है। कहने को तो इंसान कहता है कि हमको ये खरीदना है, ये हमारा लक्ष्य है, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको बंगला खरीदना है, हमको बहुत काम करना है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद जब आप सोच करके निष्कर्ष निकालोगे ना तो कंक्लूजन में यही चीज़ें सामने आती हैं कि 2 वक्त का संतुलित भोजन और आपका स्वस्थ शरीर, यही आपके जीवन का सुख है और बाकी कुछ भी सुख नहीं है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है जब बात स्वास्थ्य की आती है। सोचिए, किसी के पास करोड़ों रुपया है, वो लाखों अपने पॉकेट में लेके घूम रहा है, लेकिन उसको 50 तरीके की बीमारी है, उसको शुगर है, वो मिठाई नहीं खा सकता, उसको बीपी है, वो कोई ठंडा गर्म ड्रिंक नहीं ले सकता, वो अपने अनुसार ट्रेवल नहीं कर सकता, वो 2 घंटे बैठ नहीं सकता, उसके पास गाड़ी बहुत महंगी है लेकिन वो 2 घंटे की जर्नी भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके स्वास्थ्य की कंडीशंस उसका साथ नहीं दे रही है। तो ऐसे में आप देखिए कि अगर आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है तो आपको कुछ भी अर्जित आप कर लें बाहर समाज में, वो सब आपके काम आने वाला नहीं है। लेकिन अब बाकी सारी चीज़ों से, बाकी सारे आपके जो अचीवमेंट्स हैं उससे आपके पाचन संस्थान का क्या रिलेशन है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। कि देखिए, चूंकि पाचन संस्थान ही है जो संपूर्ण शरीर को क्या करता है? एनर्जी देता है, जीवित रखता है, और ये हमारे शरीर को जो कुछ भी देता है ना, हमारा बॉडी वैसा ही क्या बन जाता है?
अपने आप को ढालता चला जाता है। जैसे अगर हम फास्ट फूड खाते हैं, अगर हम संतुलित भोजन नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी बल्की हो जाती है, फैटी हो जाती है। कई बार तो बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि थायराइड का होना या स्ट्रेस का होना, एक्स्ट्रा वर्कलोड का होना। ये सारी चीज़ें भी हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर हम सबसे बेसिक बात करें ना, तो बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये हमारे पूरे बॉडी के एकदम एक्यूरेट रेगुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। क्योंकि आप जो कुछ भी अपने मुंह के द्वारा ग्रहण करते हो वो पचता है और आपके शरीर में आपके ब्लड तक पहुंचता है, ब्लड के माध्यम से आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है, और वो जिस टाइप का होगा उसमें जैसी एनर्जी होगी वैसी ही एनर्जी आपकी बॉडी में भी स्टोर होगी। उसी प्रकार से आपकी बॉडी रेगुलेट करेगी और धीरे 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 आपके स्वास्थ्य का स्तर उसी अनुरूप आगे परिवर्तित होता चला जाएगा। जैसे आज भारत में योगा को महत्व दिया जा रहा है, वैसे तो है ये करोड़ों वर्षों पूर्व की पद्धति, लेकिन आज इसका महत्व समझ में धीरे धीरे देश में ही नहीं विदेश के लोगों को भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को फेस किया है। हमने देखा है कि हमारा भोजन, हमारा रहन सहन, हमारी दैनिक दिनचर्या, ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर रही हैं। ऐसे में आप देखिए कि अभी हमने ये जो कोविड पेंडेमिक को पास किया है, इसमें हम लोगों ने देखा कि योगा, काढ़ा, प्राकृतिक जितने भी पेय हैं, जो भी हमारे मिनरल्स हैं, मसाले हैं, इन सभी ने ही सबकी जान बचा रखी है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो पता चलता कि हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो फेल मार जाता, और फिर जितना प्रभाव बाकी देशों पर हुआ है उससे भी बुरा प्रभाव भारत पर होता। लेकिन भारत ने कुछ हद तक इस चीज़ में अपने आप को बचाया। कैसे? प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से, मसालों से, अपने काढ़े से, अपनी जीवन शैली से, योगा से, मेडिटेशन से अपनी रक्षा की है। अब इससे ये बात तो स्पष्ट होती है कि जो भी चीज़ें प्राकृतिक स्वरूप में हम ग्रहण करते हैं उसको हमारी बॉडी क्या कर रही है? एक्सेप्ट कर रही है। उससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, उससे हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन हो रही है। लेकिन हम जब अंधी आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते हैं तो हम ये सब भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये सब भूलना नहीं है। बात करते हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की। अभी तक तो आपको मैंने ये बातें इसलिए बताई ताकि आप समझिए कि आपका भोजन, आपका रहन सहन आपकी पूरी जीवन शैली को किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिए, हम जो खाते हैं, हमारी प्लेट में जो कुछ भी हमारे सामने आता है वो आगे जा कर के क्या करता है और कैसे ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, उसको मैं आज आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस के माध्यम से बताऊंगी। हमारी बॉडी में वैसे तो हमारी फिजियोलॉजी में देखा जाए तो लगभग 10 ऐसे अंग तंत्र हैं जो हमारे शरीर में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से चलते हुए हमारी बॉडी के रेगुलेशन को बनाए रखे हुए हैं। हमारी बॉडी, हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, इन सब के पीछे हमारी बॉडी में उपस्थित जितने भी अंग तंत्र हैं वे सभी जिम्मेदार हैं। अगर उसमें से कोई एक भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे शरीर की आंतरिक प्रक्रिया डिस्टर्ब होती है और फिर हमारे काम का, हमारी एनर्जी का वो लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो यहाँ देखिए कि पाचन तंत्र की हम बात करें तो उन सभी 10 अंग तंत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग तंत्र है वो हमारा पाचन तंत्र होता है, क्योंकि बाकी सभी इसी से रेगुलेट होते हैं, इसी के द्वारा प्राप्त एनर्जी से संचालित होते हैं। इसलिए पाचन तंत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पाचन तंत्र में कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हैं, माउथ टू गट तक ये जो लेंथ होती है ये 9 मीटर की होती है। कितनी होती है? 9 मीटर की होती है। हमारा जो पाचन तंत्र होता है उसकी कुल लंबाई 9 मीटर तक होती है और उसमें भाग लेने वाले जो अंग होते हैं वो है हमारा मुख, ओइसोफेगस यानी कि हमारा आहार नाल, हमारा आमाशय,
यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार। ये जो अंग है ये सभी मिल करके पाचन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। अब हम सीधे आते हैं कि आखिर पाचन शरीर में होता कैसे है। आप सभी को मैंने पहले भी बता रखा है, आप सभी जानते भी हैं कि संसार में व्यक्ति चाहे कुछ भी क्यों न खा ले, उसे केवल 6 प्रकार के पोषक तत्व ही प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? आपका है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल और खनिज। केवल यही 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमें हमारे भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम तो पूरी, पराठा, हरी सब्जी, दाल, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, बीन्स ये सब खाते हैं, हमने कब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन खाया? आपने यही खाया क्योंकि आपने जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया उसमें टूटने के बाद जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो पोषक तत्व अवशोषित किए गए उनका स्वरूप यही है। यही जो है वो क्या है? ग्लूकोज के फॉर्म में आ करके आपके रक्त में मिलता है और रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक जाते हैं और कोशिकाएं इनका अवशोषण करके ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जीव द्रव्य में होती है और फिर पायरुविक एसिड का माइटोकॉन्ड्रिया में संश्लेषण करके क्या कर लिया जाता है? एटीपी और एडीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण कर लिया जाता है। फिर वही हमें एनर्जी के रूप में वापस मिलता है जिससे हमारा शरीर चलता है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन यहाँ आप इसको कैसे समझेंगे? जैसे देखिए आपने क्या किया, आपने एक सेब खा लिया। आपने क्या किया? आपने एक सेब खा लिया। या आप एक रोटी की बात कर लीजिए, पहले कार्बोहाइड्रेट को समझ लीजिए, मैक्रो एलिमेंट को समझिए, फिर माइक्रो एलिमेंट को समझिएगा। देखिए रोटी में क्या होता है? रोटी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब ये हमारी बॉडी में जाता है, जैसे पहली चीज तो क्या है कि पाचन को पहले ही 2 भागों में बांट लिया जाता है। एक तो होता है हमारा भौतिक पाचन और दूसरा हमारा होता है केमिकल यानी कि रासायनिक पाचन। ठीक है, ये 2 स्वरूप हैं। अब भौतिक पाचन की बात हम करेंगे तो जब भी रोटी को हम अपनी प्लेट में रखते हैं और उसको तोड़ करके क्या करते हैं कि अपने मुंह में डालते हैं, वहीं पर इसका भौतिक पाचन प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। कैसे? आपने रोटी के एक निवाले को अपने मुंह में रखा, मुंह में पाई जाने वाली ये जो आपका दांत है, दांत ने क्या किया? ये आपके मुंह में, मुख गुहा में जब आपने रोटी को अपने दांतों के नीचे रखा तो उस दांतों ने क्या किया? रोटी को पीस करके उसकी थोड़ी क्या कर दी? लुगदी बना दी। थोड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ दिया। कैसे? जैसे आपको बताया जाता है, छोटे बच्चों को ही सिखाया जाता है कि बच्चों भोजन को हमेशा चबाकर खाना चाहिए। आप जो भी निवाला मुंह में लेते हैं उसको कम से कम अच्छी तरीके से उसको चबाइए ताकि उसके छोटे छोटे कण के रूप में वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाए। जब यह रोटी दांतों के बीच में पिस रही होती है उसी वक्त मुख के अंदर पाई जाने वाली 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या करती हैं? वो अपनी लार को रोटी के साथ मिक्स कर देती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये 3 जोड़ी होती हैं, इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। ये दोनों तरफ से लार को निकालती हैं। 24 घंटे के अंदर एक तीनों लार ग्रंथियां मिल करके लगभग 1.5 लीटर लार का
उत्पादन करती हैं। और जब इंसान सो रहा होता है तो इसकी मात्रा लेस हो जाती है, और जब व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भोजन का, किसी डिश का नाम सुनता है या उसके सामने आने वाला होता है तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, उसको पचाने के लिए पहले ही क्या कर लेती हैं, ढेर सारा लार उत्पादित कर देती हैं। आपने देखा है जब भी आपको अगर नाम ले लिया जाए, खासकर लड़कियों को अगर फुल्की और छोले की बात कर ली जाए, या फिर गरम गरम कोई किसी को जलेबी पसंद है, या किसी को कोई भी डिश अगर पिज्ज़ा पसंद है, तो जैसे ही नाम लिया वैसे ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। वो पानी क्या है, वो लार ग्रंथियों से निकली हुई लार है। ये इस लार में होता क्या है, इसमें 99% पानी होता है और 1% केवल क्या होते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ अमीनो अम्ल होते हैं, कुछ वो पाए जाते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर रोटी में लार मिल गई है तो लार मिलने के बाद यह जो रोटी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाने के बाद यह जो है इस आहार नाल से आमाशय तक सरक जाती है। जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो यह क्या होता है, यह यहाँ से हमारे ओइसोफेगस या आहार नाल के द्वारा हमारे आमाशय में सरक जाता है। यहाँ पर आने के बाद हमारे आमाशय में क्रमाकुंचन की गति होती है। कौन सी गति होती है, क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट फूलता पचकता है ना, उसी को पेरिस्टालसिस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है कि उसमें क्या है, हमारा पेट जो फूल पचक रहा है वो भोजन को क्या कर रहा है, जो हमने खाना खाया, जो हमने पानी पिया, ये क्या किया, इसमें आकर के फूलने पचकने से वो और भी लुगदी बन रहा है और भी कायम बन रहा है। अब इसमें जो भोजन आया है वो क्या क्या हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो विटामिन हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, खनिज हो सकता है और जल हो सकता है। तो इन सभी पर काम करने के लिए और इन सभी को छोटे छोटे रूपों में तोड़ने के लिए, क्योंकि आगे का जो पाचन है यह बिना छोटे रूप में तोड़े हुए तो नहीं होगा, तो इनको और भी कायम के रूप में परिवर्तित करने के लिए, लुगदी के रूप में परिवर्तित करने के लिए इन पर कुछ हार्मोन्स काम करना, कुछ पाचक रस जो होते हैं वो इस आमाशय के दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों से सिक्रीट होते हैं, वो उन पर अपना काम करना शुरू कर लेते हैं। जैसे गैस्ट्रिन, पेप्सिन, रेनिन और सिक्रेटिन, ये 4 हार्मोन्स हमारे आमाशय की दीवारों में पाए जाते हैं, जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, दूध और एंजाइम्स पर या बाकी जो अन्य पदार्थ, अन्य जो तत्व हैं उन पर काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स पर यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है, वो सीधा आगे छोटी आंत में सरक जाते हैं। जब यहाँ पर उपस्थित भोजन में ढेर सारे 3-4 प्रकार की गैस्ट्रिक जूस या पाचक रस मिल जाते हैं तो भोजन का पाचन इस प्रकार हो जाता है कि भोजन बिल्कुल लुगदी के स्वरूप में, एकदम जो कहते हैं कि पिसे हुए स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। कई बार आपने देखा भी है, अगर किसी को खाना खाने के आधे घंटे बाद वोमिटिंग हो जाती है तो उसके वोमिट में जो भोजन बाहर आता है वो वैसा नहीं होता है जैसा कि उसने उसको खाया था। क्यों? क्योंकि उसने उसको जिस रूप में ग्रहण किया था उससे आगे जाकर के वह और भी छोटे छोटे रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यही देखिए एक बात, रेनिन नाम का जो ये पाचक रस होता है, ये छोटे बच्चों के पेट में पाया जाता है। यह दूध पर काम करता है, ये दूध पर काम करता है और ये जैसे ही छोटे बच्चे को दूध पिलाया जाता है तो रेनिन उस पर अपना फंक्शन दिखा करके
उसको दही में परिवर्तित कर देता है, और दही में परिवर्तित करने से उसके पाचन में थोड़ा और टाइम लगता है और वो आराम से धीरे धीरे उसका पाचन होता है। इसीलिए जो बच्चे हैं जब वो दूध पीने के थोड़ी ही देर के बाद अगर उनकी वोमिटिंग होती है तो उनके मुंह से दूध नहीं दही जैसा पदार्थ बाहर आना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आपने देखी। अब यहाँ पर जो काइम बन गया है, जो भोजन की लुगदी बन गई है, अब यह क्या होगी, यह छोटी आंत में सरकना प्रारंभ होगी। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, इलियम, जजुनम। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, डेड्यूनम, जजुनम और इलियम। 3 होते हैं, डेड्यूनम, जजुनम और इलियम। इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें हमारा यकृत जुड़ा हुआ है। यकृत क्या करता है भाई, यकृत से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो हमारा लीवर है ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इंटेस्टाइन में प्रवाहित करता है, जिसे हम पित्त के नाम से जानते हैं। जब पित्त जो है ये इसमें काइम में आकर के मिल जाता है तो इसका जो भोजन का और भी सूक्ष्म पाचन है वो प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ से तो हुआ ही, यहाँ से क्या मिला, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला और इसका पाचन और भी तेज गति से प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे सेकेंड पार्ट में जो ये अग्नाशय है, अग्नाशय से कुल 7 प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। इसी में एक बहुत ही पॉपुलर एंजाइम है या पॉपुलर आप देखिए हार्मोन है जिसे हम इंसुलिन के नाम से जानते हैं। उसका भी सावड़ यहाँ की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में, लैंगरहैंस नामक जो द्वीपिका है इसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करता है, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ से भी 7 प्रकार के हार्मोन्स यहाँ क्या हो गए, इस भोजन में स्रावित हो गए। कोलेसिस्टोकाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन, क्या बोलते हैं, और भी जो एंजाइम्स हैं उनको हम लोग जब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे तब उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप केवल प्रोसेस को समझिए कि कैसे भोजन हमारे शरीर में पचता है। तो यहाँ से भोजन अंदर गया, इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, फिर काइम के रूप में आगे बढ़ा, फिर यहाँ से यकृत से HCl आ गया, HCl ने इसको और पचाया और आगे ढकेला। जब ये और आगे बढ़ा तो अग्नाशय से आने वाले हार्मोन्स इसमें मिले और इसका पाचन और भी तीव्र गति से और अंतिम स्वरूप में होने लगा। जो तीसरा पार्ट हमारी छोटी आंत का होता है इसको हम इलियम के नाम से जानते हैं। इसमें छोटे छोटे रोमांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे रोमांक पाए जाते हैं, रोमांकुर पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये अभी तक जो भोज्य पदार्थ यहाँ पर पच करके एकदम काइम के रूप में, एकदम लुगदी के रूप में यहाँ पर आया हुआ है, इससे जब पास होता है तो जितने भी पोषक तत्व हैं, कौन कौन से, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज, जल नहीं, इन सभी का अवशोषण इसमें इन रोमांकों के द्वारा हो जाता है। ये रोमांक जो है वो पूरे के पूरे भोज्य पदार्थ से जितने पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करके कहाँ पर भेज देते हैं, ब्लड में मिक्स कर देते हैं। अब ये देखिए, अब क्या बचा, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको और पानी को इसमें आगे पास कर दिया जाता है, बड़ी आंत में पास कर दिया जाता है। बड़ी आंत में एक साइड में जहाँ पर छोटी आंत से जुड़ाव होता है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम, कोलन और अपेंडिक्स। क्लियर? ये 3 सेगमेंट में बना हुआ बड़ी आंत का एक भाग होता है जो हमारे शरीर के अंदर एक अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। और ये अब हमारे किसी काम का तो नहीं है क्योंकि पहले क्या होता था, इसमें कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ये वो पार्ट है जब भी हम कोई सेल्यूलोजिक फूड ग्रहण करते हैं तो वहाँ पर उसका पाचन यहाँ पर होता है। लेकिन अब कौन घास फूस खाता है, सेल्यूलोज का मतलब क्या, प्राकृतिक रेशा। अब प्राकृतिक रेशा कौन खा रहा है, कौन घास फूस खा रहा है, दूब घास कौन खा रहा है,
कोई नहीं खा रहा है। तो ये क्या है, ये एक अवशेषी अंग के रूप में हमारी बॉडी में अभी भी उपस्थित है। और धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे कि शरीर से बहुत सारे अंग जो हैं वो जब उनका यूज नहीं था तो वो हमारे शरीर से क्या हो गए, लुप्त हो गए। उसी प्रकार ये भी धीरे धीरे लुप्त हो ही जाएगा ऐसा लगता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सीकम, कोलन और अपेंडिक्स है, इसमें जो सेलुलोजिक भोजन होता है वो इसमें यहाँ पर कुछ देर के लिए पाचन के लिए चला जाता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमारा जो बड़ी आंत है ये इसको कुछ समय के लिए स्टोर करता है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो आवश्यक जल की मात्रा है इसका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा ही किया जाता है। जल का अवशोषण यहाँ तक तो नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बड़ी आंत में ये वेस्ट मटेरियल आता है तो इसका अवशोषण भी प्रारंभ हो जाता है। अब लास्ट में यहाँ पर जो वेस्ट है या जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो मल है, उसको हमारा गुदा कुछ समय के लिए स्टोर करता है और फिर उसे हमारे शरीर से एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। वो हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर चला जाता है। तो ये तो है हमारे पाचन की प्रोसेस जिसमें हमारे इतने सारे अंगों ने भाग लिया और इन सभी ने अपने अपने रोल को निभाया और हमारा भोजन क्या होता है वो पचता है। और पचने के बाद ये जो हमारा इलियम पार्ट है, जो हमारा क्षुद्रांत है, सबसे छोटा भाग है, छोटी आंत का तीसरा भाग, इसके माइक्रोविलाइज के द्वारा पोषक तत्व अवशोषित होकर के हमारी बॉडी के ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, ये पूरी प्रोसेस हमारे पाचन की प्रोसेस है। इससे हमारे शरीर में भोजन का पाचन इसी तरीके से होता है। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके शरीर में जितने भी अंग पाचन संस्थान में अपना अपना रोल निभाते हैं, जैसे मुख गुहा, आहार नाल, आमाशय, यकृत, छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत, इन सभी के बारे में हमें पॉइंट वाइज चर्चा करनी है। एक एक पार्ट को हमें अच्छी प्रकार से समझना है, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अपने टॉपिक को पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए और अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से समझने के लिए अपनी बुक्स को भी पढ़िए। बुक को अवॉइड मत कीजिए, वीडियोस को देखिए, फिर बुक्स को पढ़िए और उसके बाद सेल्फ नोट बनाने की कोशिश कीजिए। तभी आपके जो ये लर्निंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट माना जाएगा। तो आप इन वीडियोस से भी फ़ायदा लीजिए और बुक से भी पढ़िए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी आपके जो जानने वाले लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए और अपने टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और आगे के टॉपिक्स को मैं आपको नेक्स्ट वर्क में इस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।